तो दोस्तों 71st बीपीएससी मेंस का जो GS1 का आंसर शीट है वो मेरा आपके सामने है। चलिए इसको करते हैं क्विक एनालिसिस। ठीक है, तो बिरसा मुंडा वाला आप देख सकते हैं, बिरसा मुंडा मूवमेंट पूछा गया था। तो यहाँ मैंने इंट्रो दे दिया, यहाँ एक मैप बना दिया और यहाँ पर कॉजेज लिख दिया 1 2 3 4 विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, और कॉजेज के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने कोर्सेस लिख दिया। यहाँ पर कोर्सेस का मतलब होता है कि कैसे कैसे स्टेप्स लिया गया था, क्या क्या हुआ, उसके बाद कंक्लूड कर दिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि चूँकि स्पेस थोड़ा सा कम था तो उसी में आपको कंटेंट इसीलिए फ्लो चार्ट में करना चाहिए जीएस को। ठीक है, उसके बाद 1909 का आप देख सकते हैं कि इंट्रो दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोविज़न कर दिया। ओके, और प्रोविज़न के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एंट्री ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर एक एक स्टेप ऐसे एरो देकर करते गए हम। ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दिखा दिया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ओके, चलिए आगे। अब सी वाला आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, और ये जो दिया था उसी पर मैं कन्फाइंड था 1858 से 1914 तक मेरा इंट्रो है। मैंने यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाया जिसमें मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, और आप देख सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ये सारे पॉइंट्स हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट के बाद मैं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी 3 4 5 पॉइंट दिखा दिया, जगह नहीं था ऐसे करके कंक्लूड कर दिया एक लाइन में। जयप्रकाश नारायण वाला आप देख सकते हैं इंट्रो है, मैंने रोल्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और रोल्स एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ भी मैंने रोल्स एक्सप्लेन किया। यहाँ पर एक चीज़ मैंने यूनिक डाला कि अपने जो जिला कैमूर है आप देख सकते हैं, यहाँ के कुदरा से ना केशव कांडू ये फ्रीडम फाइटर्स थे, और ये पुसौली रेलवे स्टेशन 1942 में क्विट इंडिया के समय काफ़ी मोटिवेटेड थे जयप्रकाश नारायण से, और इनको शहादत मिली थी वहाँ पर, इनके सीने में गोली मारी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर रोल्स भी लिख दिया और कितने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैंने इनरिच किया है, और आप यहाँ पर हर चीज़ देख सकते हैं। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, उसके बाद पाल आर्ट आ गया, एक इंट्रो दे दिया। इंट्रो के बाद एक यहाँ पर आपको मैप नज़र आएगा। फिर मैंने फीचर्स में ब्लैक बशाल, सुल्तानगंज, बुद्धा, ब्रॉन्ज, तमाम चीज़ मैंने लिखा। मायाना, थेरावादा, धिम्मन, विटपाल आप देख सकते हैं। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन जो है वो शानदार रहना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर उसके विशेषताओं को मैं लिखते गया। धर्मपाल, गोपाल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, गंधारा और लोकल आर्ट का भी यहाँ पर प्रभाव था। ठीक है, गुप्ता आर्ट से इन्होंने सीखी थी चीज़ें। न्यूमिस्मेटिक्स में धर्मपाल का एक अकेला सिक्का, मतलब धर्मपाल एक अकेले शासक के रूप में सिक्के पर पाए गए हैं। गुप्ता आर्ट से इन्होंने चीज़ों को लिया, लेकिन आगे भविष्य के आर्ट्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। मैंने थोड़ा सा सेना आर्ट्स को भी इंटरमिंगल कर दिया यहाँ पर, तो इस तरीके से जाना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर वाला मैंने इंट्रो दिया, और इंट्रो के बाद मैंने कंट्रीब्यूशन लिखा, आप कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा। ठीक है, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या कल्चर में हेल्प किया, इंडियन म्यूजिक दिया वंदे मातरम का। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देखिए मैंने ये भी कंटेंट लिखा, ये भी लिखा, इस तरीके से। फिर इनका हिंदू मुस्लिम पे समन्वय को लेकर जो इनकी राइटिंग्स थी वो नजरुल इस्लाम, मैंने नजरुल हक लिख दिया है बट नजरुल इस्लाम होगा बांग्लादेश का। इनसे काफ़ी इनके विचारधारा मिलती थी। इस तरीके से हमको गंगा यमुना जो कल्चर है उसको प्रमोट किया। ऐसे शांति निकेतन, क्योंकि इन्वायरमेंट के नज़दीक रहकर पढ़ने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया, वो भी एक इंडियन कल्चर को दर्शाता है। उसके बाद जो देख सकते हैं कि वही शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल हुआ, मैंने कंक्लूड कर दिया था। उसके बाद 1857 वाला आप देखिए, ये मैंने इंट्रो दिया। इंट्रो में मैंने वीर सावरकर और स्टैनली वोलपट को कोट कर दिया। इसके बाद आप देखिए मैंने एनालिसिस ऑफ द फैक्टर किया, पॉलिटिकल फैक्टर में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी, जैसे विलियम एडवर्ड ने बोला था कि पुलिस की जो एक्सेसिव अत्याचार था वो एक कारण रहा है, इसमें मैंने ये चीज़ लिख दिया। जगीरदारी ले लिया 21,000 तालुकदारों का अवध का, वो भी एक कारण था। ये कंटेंट बिपिन चंद्रा से मैंने उठाया है। इकोनॉमिकल फैक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिकल फैक्टर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये तो बेसिक है। उसके बाद मैंने लिखा कि 27 रुपया घुड़सवारों को, 7 रुपया पैदल सैनिकों को मिलता था, और उसी पोस्ट पर अगर कोई ब्रिटिश था तो उसको ज़्यादा मिलता था। तो 1 या 2 रुपये महीने बचते थे बिपिन चंद्रा के अनुसार, तो भी एक कारण था। नाइसली सेड बाय ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की
सिपाही जानते थे भारत के कि कितने भी मेहनत कर ले अंग्रेजी सिपाही के बराबरी नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि आपने जिस राजा को हटाया, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाजिद अली शाह को हटाया डलहौजी 1856 में, तो आर्टिस्ट और म्यूजिशियन सारे बेरोजगार हो गए थे। सोशल फैक्टर्स में यहाँ पर लिख सकते हैं कि 75,000 जो आप देख सकते हैं कि जो 75,000 आर्मी फ्रॉम अवध अकेले थे जो लड़ रहे थे, और ये अपने ही पीजेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आ गया था 1856 का। क्रॉसिंग सी वगैरह सब पाप माना गया, शीन। हालांकि मैंने रिफॉर्म्स वाला सेक्टर थोड़ा सा उस समय याद नहीं आया, छोड़ दिया। मुस्लिम को बियड नहीं रखने के लिए था 19वीं कैंटोनमेंट बरहनपुर में इनफील्ड राइफल ये लाया गया, जो कि एक कारण बना था। चर्बी वाला केस मंगल पांडे 47th रेजिमेंट ऑफ बंगाल, और एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटलिस्ट कार्ल मार्क्स ने बोला था एक फैक्टर के रूप में। ईटिंग ऑफ बीफ बाय द इंडियन आर्मी जैसे सोशल बाइकॉट हुआ, जैसे एक सीताराम सिपाही था अफगानिस्तान से आया, बिपिन चंद्रा ने ये लिखा है तो उसका सोशल बाइकॉट होने लगा। लेक्स लोकाई एक्ट मद्रास का 1850, इसको हम लोग कास्ट एक्ट भी बोलते हैं, तो ये भी एक सोशल फैक्टर के रूप में था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। और क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ बिहार रोल, तो क्रिटिकली एनालिसिस में मैंने क्या किया, पॉजिटिव भी लिखा, चैलेंजेस भी लिखा, देखते रहिए आप विद द कंटेंट्स, क्योंकि जो पूछा है मैंने वही चीज़ को क्या किया है यहाँ पर शो किया है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ मैंने कंक्लूड कर दिया, जॉन लॉरेंस से कंक्लूड किया, जिसने कहा था कि अगर एक भी कोई युग सेना मतलब लीडर निकलता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये जॉन लॉरेंस। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक 38 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वाला, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने जो है ना 2 भाग में इसको डिवाइड किया है। एक मैंने एग्जामिनेशन किया है नेहरूज फॉरेन पॉलिसी को ब्रिटिश रूल के समय, ठीक है, जिसमें मैंने आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों को मैंने यहाँ पे शो किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जैसे सिंस रशियन रिवोल्यूशन 1917 आइडियाज ऑफ सोशलिज्म इमर्ज्ड, इंडियन लीडर्स लाइक नेहरू बोस मोटिवेटेड आइडियलिज्म, बट नेहरू स्टार्टेड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू ऑर्गेनाइज इन द मूवमेंट, प्रैग्मेटिज्म। तो ये मैंने 2 भाग में बांटा, फिर मैंने दोनों को ही एक्सप्लेन किया है, कोई भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है। इंटरनेशनल सोशलिस्ट मीटिंग ब्रसेल्स 1927 में गए थे नेहरू, आइडियलिज्म, बट आते ही उन्होंने आईएनसी का प्रेसिडेंटशिप संभाल लिया था, मतलब 1.5 साल के बाद दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन, फुल इंडिपेंडेंस का मांग कर दिया, नो डोमिनियन स्टेटस, ये प्रैग्मेटिज्म था। ठीक है, ऐसे करके मैंने अब चीज़ों को लिखा है। वर्ल्ड वार सेकेंड के समय वो अलाइज का सपोर्ट किए, नाजी के खिलाफ थे, तो आइडियलिज्म था। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि वो सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में गांधी जी का 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसमें वो आते हैं अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, ये उनका प्रैग्मेटिज्म था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो गया। मुसोलिनी से नहीं मिले थे जब वो मॉस्को विजिट से आए थे, तो आइडियलिज्म की बात थी। ठीक है ना, ये ज़रा समझने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से इट शोज हिज प्रैग्मेटिज्म फॉरेन पॉलिसी इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेट अस एक्सप्लोर एंड एग्जामिन नेहरूज आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। आज़ादी के बाद देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस 2 भाग में बांट दिया मैंने। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंटेंट साइंटिफिक कोलेबोरेशन आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट विद द सपोर्ट ऑफ रशिया, पंचशील देख सकते हैं आप चाइना के साथ। ठीक है ना, 5 पॉइंट्स आया, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेकर अमेरिका के साथ इन्होंने PL 480 एग्रीमेंट किया कि भारतीयों को खिलाया जाए, अनाज आए, प्रैग्मेटिज्म था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप देख सकते हैं यहाँ पर, हिज फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिकोलोनाइजेशन, सपोर्ट किया इन्होंने डिकोलोनाइजेशन के लिए लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में NIEO की स्थापना G77 में इनका योगदान। ऐसे करके आप जो है लिखिए। ठीक है ना, ब्रिटिश रूल और दोनों मैंने उसके बाद यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, वो आर्किटेक्ट ऑफ द नेशंस के रूप में, नॉट ओनली इंडिया रेदर दूसरे भी डिकोलोनाइज नेशंस के रूप आर्किटेक्ट के रूप में वो निकले हैं, ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, चलिए WHO वाला केस है, इंट्रो दे दिया, कंसर्न दिखा दिया। ठीक है, आप देखते ही जाइए। यहाँ पर मैंने दिखा दिया TB वाला केस भारत में ज़्यादा है, 26% ऑफ द ग्लोबल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्कस, तो डिस्कस में मैंने थोड़ा सा एक नेगेटिव मतलब एक सपोर्टिव पॉइंट भी दे दिया था कि बट TB जो वर्ल्ड TB रिपोर्ट है वो कहता है 2025 का कि 21% रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, इन द टोटल TB इन इंडिया, तो गुड वर्क है। WHO सेड इंडियन ड्रग रेगुलेशंस आर नॉट मैनेजिंग प्रॉपर्ली इन द केस ऑफ डीलिंग विथ पुअर्स, जैसे कि हेल्थ क्राइसिस मध्य प्रदेश में आया था, चिल्ड्रेन मरे थे, ब्लड इन्फ्यूजन का भी केस था और कोल्ड रिफ का तो केस था ही। ठीक है, फिर उसके बाद WHO ने कॉफ सिरप कोल्ड रिफ को लेकर हाई लिमिट ऑफ रेगुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, डाई इथाइल ग्लाइकोल वगैरह, चिल्ड्रेन इन गैम्बिया, इंडोनेशिया, और भी कंटेंट्स थे। फिर कंक्लूड कर दिया SDG 3 हेल्थ को लेकर, और भी कंटेंट थे, बट वहाँ पे था कि पेज ही नहीं बचा, नहीं तो मैं वो
सारे कंटेंट जो है वो ड्रग्स एक्ट वाला सब करता। अब आगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदि वानी AI जो आदि कर्मयोगी वाला था, आप देख सकते हैं इंट्रो दे दिया, पेशा वगैरह शेड्यूल 5-6, फिर उसके बाद ग्राम सभा को प्रमोट, स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, उसके बाद मैंने मॉडल एक क्लब बेस्ड स्कूल, एम्पावरमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैंने यहाँ पर लिख दिया, लर्न एंड अर्न एडेड, आई गॉट कर्मयोगी, ट्राइबल वेलफेयरिज्म, आल्सो असिस्ट द PM जनमन योजना, ठीक है ना, रोल्स प्लेड बाई ट्राइबल विलेज विजन। अब दो भाग मैंने बांट दिया, जो बोला था मैं वहीं किया हूँ। तो जनजातीय गौरव अभियान के तहत मैंने यहाँ पर शेड्यूल 5-6 इंक्लूडिंग पेशा यहाँ पर दिखाया। इट एम्ड टू डी एम्पावर द नक्सल्स इन द ट्राइबल बेल्ट, सोशल डेवलपमेंट हो, होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड इंडिया नक्सल फ्री, थोड़ा सा दे दिया बस्तर, गेटिंग मोर डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भाग में पूछा उतने भाग में आपको जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स वाला था ऑनलाइन गेमिंग का, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसके एक भाग को यहाँ पर ब्रेक किया, प्रमोशन में उसके जो है एक्ट में क्या बोला गया है, उसके बाद यहाँ पर बोला, फिर सेकेंड पेनल्टी सीवियर करने की बात थी, बैन ऑन सम साइट्स लाइक दमन ऐप का एग्जांपल दे दिया, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, ग्रोथ ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी, मुंबई में जो फर्स्ट समिट था वेब्स का, वहाँ से कंटेंट उठाया, इसको इंटरलिंक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट लिख दिया कि राज्य भी आएंगे जहाँ पर टैक्स में छूट देना है थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बढ़ावा के लिए। उसके बाद देखिए USA अंडर ट्रम्प, ये जो एंटी इमिग्रेशन वाला केस था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद इंक्रीजिंग सेंस क्यों हो रहा है, राइट विंग्स पार्टियाँ आ रही हैं, UK में अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद ट्रम्प 2.0 के दौरान ये रिपब्लिकन का पॉलिसी था कि जॉब और प्लेसेस को हमें बचाना है, तो वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इलीगल एंट्री के खिलाफ भी हुआ। वेस्टर्न डेमोक्रेसी है अप्रहेंशन ऑफ ड्रग्स एंड डिलीवरी, ट्रंप ने जो मादुरो, वेनेजुएला और मेक्सिको में मेक्सिको द्वारा ड्रग सप्लाई की बात किया। मैंने चाइना का भी एग्जांपल यहाँ पर दे दिया थोड़ा सा कि फेंटानिल इन USA, चाइना, अमेरिका इसीलिए भी कंसर्न है, एशिया में भी, लेकिन थोड़ा सा एशिया का 1-2 एंगल लिखना चाहिए था, बट क्या बोले याद ही नहीं है और स्पेस भी नहीं था, ठीक है ना। तो अब ओवर टूरिज्म के चलते भी एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे इटली और स्पेन वगैरह में, अब इंडिया में भी शुरू हुआ, कन्नूर नॉर्दर्न केरला में। तो इस तरीके से मैंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब अफगानिस्तान वाला देखिए, एक इंट्रो दे दिया, नेहरू फर्स्ट पॉलिसी का वो पार्ट है, एक मैंने यहाँ पर डायग्राम शो कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिया, आप देख सकते हैं, टेक्निकल एम्बेसी वगैरह बता दिया, इकोनॉमिकल रिलेशन सलमा डैम वगैरह बता दिया, अब पार्लियामेंट उसका बता दिया, रेलवे हाईवेज पार्ट ऑफ INSTC बता दिया, तापी पाइपलाइन की चर्चा कर दी, तालिबान को फेवर करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, अटैक फॉर द सोवरेनिटी रिकॉग्निशन, चाइना का BRI एक कंसर्न है, पॉलिसी रीसेटिंग बता दिया कि इसमें क्या क्या अभी नए जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग फिर 38 नंबर वाले पे, FTA वाला केस था। डायरेक्टली मैंने की पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और लिखना शुरू कर दिया, देखिए, क्योंकि आपका मेन अगर पॉइंट आ जा रहा है, जैसे इफ्टा में कौन कौन से 4 देश हैं वो दिखा दिया, डिस्कशन यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 विथ द कंटेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, रोलेक्स से लेकर स्विस चॉकलेट से सेक्टर्स, ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन में आइसलैंड और नॉर्वे हेल्प करेंगे, हाइडल पावर में वो अच्छे हैं, ग्रीन मोबिलिटी होगा, ग्रीन हाइड्रोजन होगा, देख रहे हैं ना, मिनिमल 0% इंडिया, 95% प्लस एक्सपोर्ट्स, आंकड़ों के साथ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ट्रेड ट्रांसफ़र होगा, इंडिया डायस्पोरा का केयरिंग की बात है, स्किल लर्निंग ऑफ इंडियंस इन इफ्टा देशों में, रिडक्शन इन DTA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, ये भी साइन हुआ है जिसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग होगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन ऑफ, अब EU पर आ गए, यहाँ पर आ गए हम EU पर। अब आप EU पर भी देख सकते हैं कि जो टारगेट मेरा है ट्रेड, जो कंटेंट वहाँ था उसको इस हिसाब से $200 बिलियन लिखा, EU एज द एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी टू इंडिया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लग्जरी आइटम्स लाइक कार्स फ्रॉम जर्मनी, मर्सिडीज चीपर इन इंडिया एंड हैंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि डिस्कस में थोड़ा एनालिसिस करना है। IMEC G20 विल, ये क्या है, लिंक EU विथ इंडिया, दस सप्लाई चेन मैनेजमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट डेमोक्रेसी, काउंटर चाइना BRI होगा, ठीक है। जैसे कि चाइना हंगरी में चला गया BRI लेकर, तो वहाँ पर हम काउंटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी 38 नंबर है, ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग वाला, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था, तो थोड़ा सा मैंने स्कीम के बारे में यहाँ पर बताया, PFME, ठीक है ना। देखिए ये मैंने पॉइंट डाला, ये पॉइंट डाला, थोड़े से जनरल भी पॉइंट कहीं के आपको लिखने पड़ेंगे, हब स्पोक मॉडल, असिस्ट इन मेगा फूड पार्क्स, ये कंटेंट है। पोटेंशियल यहाँ पर दिखा दिया कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन रूरल एरियाज इन बिहार में क्या क्षमता है,
तो थोड़ा सा आंकड़े दे दिया कि बिहार भाई 80% मशरूम भी प्रोड्यूस करता है, वो क्षमता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ मशरूम इंडस्ट्री सेटअप बेगूसराय, भागलपुर, साउथ बिहार जोन्स देन ग्रोथ विल बी सीन। ठीक है, तो दिस स्कीम बाय फंड विल इम्प्रूव मखाना यूनिट्स। ठीक है, मखाना प्रोडक्शन इन नॉर्थ बिहार। यहाँ पर मैंने दिखा दिया 90% ऑफ इंडिया, 80 to 90%, यहाँ पर डायग्राम बना दिया। बिहार हैज सेवरल फूड आइटम्स लाइक जर्दालू, मैंगो, शाही लीची जो GI टैग्ड हैं। अब डैट विल हेल्प इन GDP, एम्प्लॉयमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ बिहार। जैसे एग्जांपल है मखाना बोर्ड इन पूर्णिया एंड मखाना रिसर्च सेंटर इन दरभंगा। मिर्चा राइस मैंने दिखा दिया, GI टैग है, कैन बी प्रोसेस अंडर इस स्कीम के अंदर टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। उसके बाद गोविंद भोग, अपने ही देखिए अपने ज़िला का 2 कंटेंट लिखे हैं, एक केशव कांडू का केस और एक गोविंद भोग। हमारे जो मोकरी पंचायत में कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक राइस है जो राम मंदिर के प्रसाद के भी रूप में गया था, उसकी भी चर्चा मैंने कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल में बिहार नॉर्थ हैविंग फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मिथिला रोहू फिश GI टैग है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद देखिए MFP, ठीक है ना, इन पटना रीजन, भागलपुर, बेगूसराय इज वे फॉरवर्ड। ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग 10 PMFME इज हेल्पफुल फॉर बिहार, क्योंकि समय नहीं था और मुझे जो है मेन चीज़ जो है थीम मुझे दिखाना था वो दिखा दिया। अब आते हैं DI पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि DI मैंने 7 का शायद और किया है, हाँ 7 का और किया है। पहला आप देख सकते हैं, पहला का आप जो है पहला का आंसर देख सकते हैं कि इसमें जो है मैंने एक स्टेप जो है एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है। यहाँ आया मैंने नाउ लिखा, उसके बाद स्टेट B इसमें आंसर होगा क्योंकि रेशियो इतना है। ठीक है, इसमें स्टेट B होगा। और इसमें जो है B का जो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, B के सॉल्यूशन यहाँ से है, रेशियो ऑफ अर्बन रूरल मेल, ठीक है ना, 60+ स्टेट A का मैंने रेशियो निकाला, फिर B का निकाला, C का निकाला, D का निकाला और वहाँ पर दिखा दिया कि जो स्टेट A है उसके पास हाईएस्ट अर्बन 60+ रेशियो, क्योंकि उसका रेशियो 1 आ रहा है तो हाईएस्ट है, तो इसका भी आंसर ये होगा। फिर उसके बाद C में देखिए, ये स्टेप देखिए, ये B C सभी स्टेट का यहाँ पर मैंने निकाला, फिर D का भी निकाला और ये निकालने के बाद मैंने लिखा कि नाउ द स्टेट विथ अर्बन हैबिटेट मेल फीमेल रेशियो इज लोवेस्ट इन स्टेट A। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, 8:13 लोवेस्ट स्टेट A आ रहा है। सॉल्यूशन D का, D में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ निकाला, फिर मैंने टोटल फीमेल का निकाला, इन अर्बन हैबिटेट इतना आया, हेंस जेंडर मेल है जी 44%, स्मॉलेस्ट पूछा था तो इसमें मेल का स्मॉलेस्ट परसेंटेज होगा। ठीक है, अर्बन हैबिटेट में। बिकॉज क्यों, देखिए मैंने भी लिखा क्यों, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन इन अर्बन हैबिटेट इतना बोला, इतना मैंने देखिए पूरा स्टेप में ले गया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ा है। देखिए मैं दिखा दिया कि इट इज़ लेस देन फीमेल। ठीक है, क्योंकि 47.22 है और 52.77 है, हेंस जेंडर मेल इज आंसर। देखिए तो इस तरीके से आपको जाना है। परसेंटेज ऑफ मेल्स ये E वाला आंसर है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया, फिर स्टेट B, स्टेट C, स्टेट D। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द हाईएस्ट इज स्टेट D, डेट इज 38.22% हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो है हम लोग चलते हैं, क्योंकि देखिए DI में पहले में अच्छे से मैनेज हो गया, पेजेज भी बचे थे। 8वां का मैंने पहला किया है और ये मैंने किया है 100% पर, नीट और JEE वाला। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है जो मेरा पहला का सॉल्यूशन है, देखिए स्टेप आपके एक सब स्टेप आ रहे हैं। 100% पे किया है ना, देख सकते हैं। स्टूडेंट क्वालिफाई, ये मैंने दिखा दिया, क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम S, ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये आ गए जो है यहाँ पर। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स, चूँकि पूछा था कि आप JEE और नीट का निकालिए, तो मैंने दोनों का तो सेपरेट निकाल दिया है, लेकिन मैंने एक और भी अच्छा काम किया कि मैंने दोनों का सम भी कर दिया है। क्योंकि मान लीजिए अगर एग्जामिनर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम M, तो यहाँ पर जो है M का निकाल दिया और S का भी यहाँ पर देखिएगा नीचे निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने दोनों को टोटल जोड़ दिया। अगर इसको नहीं देखेगा तो दोनों में मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो एक स्टेप आप आगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कम रहेंगे तो वहाँ पर जो है आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम स्टेट M एंड S। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट अप्रोच है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब B पर। तो जो B का सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं कि ये मैंने सॉल्यूशन किया, उसके बाद मैंने एक एक स्टेप का जो है ख्याल रखा, यहाँ भी एक स्टेप दिया, टोटल मैंने यहाँ पर लिखा, जोड़ दिया, 6669 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद C आप देख सकते हैं, एक एक स्टेप में लेकर आगे बढ़ा हूँ।
मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, फिर जोड़ दिया 8372, देखिए 8372 इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो डी है 8वां का, देखिए एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाला है, ये भी मैंने स्टेट लिया है, फिर यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट किया है। देखिए इसका रेशियो आएगा 19:14, ठीक है, 19:14 इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो है लास्ट ई जो है, ई में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा, ये भी मैं स्टेप ले गया। उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ले गया और रेशियो आया 19:13, ठीक है। इस तरीके से जो है सारे DI 72 में 72 इस बार सही है, ठीक है। तो चलिए यहीं रहा GS1 का एनालिसिस, मिलते हैं कल GS2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।